तो आज हम पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स फिजिकल नेचर के लेक्चर 3 में कि मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है। ठीक है ना, कि कोई भी मैटर कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, तो मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके पास कितनी एनर्जी है और उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है ना, पार्टिकल्स जब बहुत पास पास होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि पार्टिकल्स जितने पास पास होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होता है और उनका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतनी ही ज़्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना, यानी कि अगर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ओके, तो इन दो फैक्टर के बेसिस पे कि उनके पास एनर्जी कितनी है और उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, हम डिसाइड करेंगे कि भाई हम किस तरीके से मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम उनकी एनर्जी को चेंज करके यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते हैं और दूसरा हम उनके पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन को चेंज करके यानी कि प्रेशर को अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर, कैसे हम पार्टिकल्स की एनर्जी को चेंज करके उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सॉलिड के बारे में हम क्या जानते हैं, पार्टिकल्स के बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू उनके पास कितनी एनर्जी होती है। उनके पास एनर्जी क्या होती है उनके पार्टिकल्स के पास, वो बहुत ही कम होती है। तो हम क्या करते हैं, उनके पार्टिकल्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, हीट करके। ठीक है ना, तो जब हम उन्हें हीट सप्लाई करते हैं या फिर बोलो हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है जिससे क्या होता है वो और तेज़ी से मूव करते हैं। अब अगर उनमें से कुछ पार्टिकल्स के पास एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको होल्ड करके रखा था उससे ज़्यादा हो गई, तो वो पार्टिकल्स वहाँ से फ्री हो जाएंगे और वो फ्रीली मूव करने लगेंगे। और जब फ्रीली मूव करने लगेंगे तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, लिक्विड के पार्टिकल्स की। यानी कि अब पार्टिकल जो है वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जब हम हीट देते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स को एनर्जी बढ़ती है, उनके बीच में सेपरेशन बढ़ता है जिससे उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाता है या फिर बोलो कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं और अपनी जगह से आप दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी वजह से क्या होता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, उनके पास सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रीडम है, ज़्यादा मूव कर सकते हैं। अब हम अगर लिक्विड के पार्टिकल को फर्दर हीट करेंगे या फिर उनको हम फर्दर हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स और दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है और उनके पास एनर्जी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो सेपरेशन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सेपरेशन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के पास और ज़्यादा फ्रीडम है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, जितना वॉल्यूम उनको अवेलेबल होगा वहाँ तक उनके पार्टिकल्स जा सकते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स विद इन दी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ही मूव कर सकते हैं, जबकि सॉलिड के पार्टिकल वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो आइए पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम हीटिंग कर्व। ठीक है ना, तो हमारे पास इनिशियली क्या है, एक बीकर है जिसमें हमारे पास आइस है और हमने उसमें क्या कर रखा है, ऊपर थर्मामीटर लगा के रखा है। ये थर्मामीटर है, ये आइस क्यूब है। ठीक है ना, तो इनिशियली हमने देखा थर्मामीटर की जो रीडिंग आ रही है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है, यानी कि अभी जो इसमें आइस है उसका टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने क्या किया, उसको हीट करना शुरू किया। तो जब हमने उसको हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आइस मेल्ट करने लग जाएगी, पहले आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस -20 पे मेल्ट नहीं करती है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि
आइस को हम इनिशियली हीट करेंगे तो ऐसा नहीं तुरंत वो पिघलने लग जाएगी। जैसे अगर हम बात करें आयरन का, अगर मेल्टिंग पॉइंट से समथिंग 700 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप आयरन को हीट करोगे, पहले क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आयरन को हीट करना शुरू करोगे और वो मेल्ट करना शुरू कर जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होता है, आइस को जब हम हीट करना शुरू करते हैं, अगर उसका टेम्परेचर इनिशियली -20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ को, अगर आप फॉलो करेंगे तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली किसी पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इनिशियली -20 था, बढ़ते 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 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचा। जब टेम्परेचर की रीडिंग थर्मामीटर ने दी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हमने ऑब्जर्व किया कि अब आइस पिघलना शुरू हुई है। लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन होगा, वो ये होगा कि अब थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि टेम्परेचर 0 डिग्री पर ही रुका हुआ है। और जितनी भी हम हीट दे रहे हैं वो क्या कर रही है, वो आइस को मेल्ट करने में यूज़ हो रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जब मेल्टिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर होगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं फेस चेंज पे। हम जब हीट देंगे वो हीट आइस को मेल्ट करने में यूज़ होगी, ठीक है ना। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की नहीं बढ़ेगी। हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो पार्टिकल्स की मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर का मेजर होती है, यानी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो भाई अगर हम हीट दे रहे हैं यहाँ पे और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है तो एनर्जी कौन सी बढ़ रही है, तो हम यहाँ पे एक और एनर्जी की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी पार्टिकल्स के मोशन की वजह से एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, एक क्यूब है, जब हम उसको अर्थ की सरफेस से ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, यानी कि अर्थ क्या करती थी, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, ठीक है ना। जब भी दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा तो क्या होगा, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगर जो उनका नेचर है अट्रैक्ट करने का या फिर रिपेल करने का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उसे मूव कराएंगे तो क्या होगा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे इस ब्लॉक का नेचर क्या है, ये ब्लॉक चाहता है कि वो अर्थ की सरफेस पे ही रहे क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम इसको अर्थ से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। वैसे ही अगर हम बात करें कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनका नेचर होता है एक दूसरे को रिपेल करना, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इन्हें पास पास लेके आएंगे तो क्या होगा, ये इनके नेचर के अपोजिट है तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर हम बात करें कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के पास पास आना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इनको दूर दूर ले जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, वो दोनों मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपने पढ़ा है, तो उनकी टेंडेंसी क्या है, पास पास आने की। लेकिन जब उन्हें हम हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो दूर दूर जाते हैं। इसीलिए जब हम सॉलिड को हीट सप्लाई करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि हम उनके पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं जो उनके बीच में सेपरेशन को बढ़ाती है, ठीक है ना। तो नेचुरल टेंडेंसी उनकी पास पास आने की थी, हमने उनको दूर दूर कर दिया, यानी कि हमने उनकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस में क्या होता है, आइस मेल्ट करती है, ठीक है ना। और जो वाटर बनता है मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, ठीक है ना। जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं कर जाएगी तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो 0 से जस्ट पहले तक क्या थी, सिर्फ आइस थी। 0 पे क्या है, आइस और वाटर दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि जो आइस मेल्ट हो रही है और वाटर फॉर्म कर रही है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। तो आपसे कोई पूछे कि 0 डिग्री पे वाटर किस स्टेट में होता है, तो आप बोलो कि आइस और लिक्विड वाटर दोनों के फॉर्म में होता है, ठीक है ना।
तो फिर हम हीट करते गए और आइस मेल्ट करती गई, आइस मेल्ट करती गई, जब तक कि पूरी आइस मेल्ट नहीं कर जाएगी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। और एक बार जैसे ही पूरी आइस मेल्ट हुई टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और कब तक बढ़ेगा? जब तक कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाएगा, यानी कि वाटर का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो -20 से 0 तक आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा था, आइस मेल्ट नहीं हो रही थी। 0 पे आइस मेल्ट हो रही थी लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। और उसके बाद 0 से लेकर 100 के बीच में क्या था? वाटर था, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा था। लेकिन एक और फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है, लिक्विड के उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पे किसी भी टेम्परेचर पे होता है, ठीक है ना। तो इसके बीच में क्या होगा? थोड़ा सा वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है ना। और जैसे ही हमने देखा कि टेम्परेचर 100 डिग्री वाटर का पहुंचा, हमारा थर्मामीटर फिर से एक कांस्टेंट रीडिंग देना शुरू कर देगा जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। और तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा जो वाटर जो बॉयल कर रहा है वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। और जैसे ही पूरा का पूरा वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, बस फिर उसकी बाद थर्मामीटर रीडिंग अगर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि वो वेपर का टेम्परेचर को बता रहा है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ में दो हमारे पास फ्लैट कर्व हैं, एक यहाँ पे फ्लैट लाइन है और दूसरी यहाँ पे फ्लैट लाइन है। तो पहली फ्लैट लाइन हमको बताती है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे हमको आइस दिया गया है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसके सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में दिया गया हो। तो पहला फ्लैट कर्व आपको क्या देगा? मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा फ्लैट कर्व आपको क्या देगा? फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो इसको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है ना। तो जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट करने पे, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो जो आइस की मेल्टिंग होती है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही होती है। अभी हमने बोला था कि जब तक कि मेल्टिंग चेंज मतलब पूरी आइस मेल्ट नहीं कर जाएगी तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, यानी कि टेम्परेचर फिक्स रहेगा। इनफैक्ट जितने भी फेस चेंज होते हैं, चाहे सॉलिड से लिक्विड में हो, लिक्विड से गैस में हो, या गैस से लिक्विड में हो, या फिर लिक्विड से सॉलिड में हो, ये सारे फेस चेंज जब भी होंगे तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमने मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे किया है कि फिक्स टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं तो हम प्रेशर का जिक्र ज़रूर करते हैं, ठीक है ना। हमको बताना पड़ता है क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो प्रेशर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हमको बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर किस प्रेशर पे है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे अगर हम, तो हम बोल सकते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई सॉलिड है वो किस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें बताया अभी जैसे कि मेल्टिंग के टाइम पे क्या रहता है? टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में यूज़ होती है, यानी कि उससे पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, वो दूर दूर जाते हैं अपने नेचर के अपोजिट, जो कि उनका क्या है? पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो जैसे हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो पास पास थे, हमने उनको हीट करना शुरू किया, मतलब उनको हमने हीट एनर्जी सप्लाई की, तो पार्टिकल्स क्या होंगे? थोड़ा सा दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे अपने नेचर के अपोजिट, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी सरफेस पे प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है उसकी सरफेस पे। दूसरा है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ कितनी ऐड हैं, ठीक है ना। अच्छा, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या आते हैं? पास पास रहना चाहते हैं। हम जब उसे हीट करते हैं
और लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल्स पास पास आना चाहेंगे, ठीक है ना। प्रेशर फोर्स करेगा पार्टिकल्स को पास पास रहने के लिए। अब हम उनको दूर करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं तो किसी भी सॉलिड का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वाटर एक यूनिक नेचर शो करता है। वाटर क्या होता है, एक्सेप्शन है। हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। इसका रीज़न भी है, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड फेस में दूर दूर होते हैं और लिक्विड फेस में क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, आइस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, आइस फ्लोट करती है वाटर में, ठीक है ना। तो वाटर थोड़ा सा यूनिक नेचर है उसका, तो उसको याद नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। तो प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है ना। दूसरा है इम्प्योरिटी को ऐड करने में। तो इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने पे किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पे पार्टिकल्स को फोर्स करते हैं हम पास पास आने के लिए, तो हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने पड़ेगी उनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। और इम्प्योरिटी को ऐड करने पे क्या होता है, लिक्विड का जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो बढ़ जाता है। डन। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। हम मेल्टिंग में क्या करते थे, सॉलिड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते थे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है ना। फ्रीजिंग में क्या है, लिक्विड से हम एनर्जी लेते हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर हम कोई चीज़ फ्रिज में रखते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, उस जो चीज़ हमने उसके अंदर रखी है उनके पार्टिकल्स की एनर्जी को लेता है और बाहर फेंक देता है। इसीलिए कभी भी आप फ्रिज के पीछे जाके देखेंगे तो वहाँ से गरम गरम हवा आती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिज है उसने जो भी चीज़ उसके अंदर रखी है उसके पार्टिकल्स की एनर्जी को निकाल के बाहर फेंक दिया है, ठीक है ना। तो जैसे मेल्टिंग में हमको एनर्जी देनी पड़ती है, फ्रीजिंग में हमको एनर्जी उससे निकालनी पड़ती है या फिर वो एनर्जी रिलीज करता है। डन। तो द रिवर्स ऑफ इट इज़ रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, ठीक है ना। व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय इट इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हम मेल्ट कराने के लिए जितनी एनर्जी देते थे तो फ्रीज कराने के लिए हमें उतनी ही एनर्जी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जितनी एनर्जी देते थे हम उसको बोलते थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उतना ही अमाउंट फ्रीजिंग के टाइम पे भी हमको वापस लेना पड़ेगा। और जो फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पे फ्रीजिंग होती है हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आइस की, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट तो उनको पता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट उनको नहीं पता है, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पता है मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता है। तो अगर आपको सिंपल सा लॉजिक है, दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता है मतलब आपको मेल्टिंग पॉइंट पता है, सेम चीज़ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस की और एक्सोथर्मिक प्रोसेस की। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना। प्रोसेस को कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो जैसे मेल्टिंग है तो सॉलिड को मेल्ट कराने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉइलिंग मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए, तो क्या करते हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं। तो सनलाइट क्या है, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि प्रोसेस हो रहा है तो एनर्जी वहाँ से बाहर आएगी, ठीक है ना। जैसे फ्रीजिंग बात करेंगे तो फ्रीजिंग जब हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी को कम करते हैं, यानी कि उनसे एनर्जी ले लेते हैं। वैसे ही कंडेंसेशन, वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वेपर्स से एनर्जी लेते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका जो मतलब रेस्पिरेशन में उसको जो डाइजेशन वगैरह होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। कंबसन, कोई चीज़ हम जलाते हैं तब वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो एक्सो जो वर्ड है वो वर्ड कहाँ से आया है,
एग्जिट से आया है, मतलब कि एनर्जी बाहर आती है, ठीक है ना। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी अंदर जाती है इस प्रोसेस कराने के लिए, ठीक है ना। तो आपके लिए ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप करिए और इनके जो आंसर होंगे वो आपको अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे, ठीक है। आप चाहें तो केमिस्ट्री एज इट इज़ नाम से एक फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी आंसर चेक कर सकते हैं, प्लस आप वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं आपस में, और मैं उसके करेक्ट आंसर भी बताऊँगा वहाँ पे। तो तब तक के लिए मज़े करिए। ओके, बाय।